So I'll go ahead with next chapter, that is sound. Very small and very interesting and very easy. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, छोटा भी है, इंटरेस्टिंग भी है. साउंड. तो विल स्टार्ट विद लिटिल बेसिक थिंग्स. सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज साउंड. व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? साउंड क्या होता है? साउंड वेव. वेरी गुड. साउंड इज अ वेव. विच टाइप ऑफ वेव? Longitudinal wave. So do you know what is the difference between longitudinal wave and a transverse wave? थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा. चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता है तो हम इसको पूरा पूरा करेंगे. लेकिन फिलहाल टू स्टार्ट ऑफ विथ, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एनी लॉन्गिट्यूडिनल वेव रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, is a longitudinal wave which requires a material medium, to travel from one point to another, नो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, मतलब मेरा थॉट इज जनरेटिंग साउंड वेव विच इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम माई थ्रोट टू योर ईयर्स थ्रू अ मीडियम विच इज एयर. तो अगर यहाँ पे एयर नहीं होता, मतलब मीडियम नहीं होता, तो जो मैं बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं पाते. क्यों? क्योंकि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो अगर बीच में मीडियम हुआ ही नहीं तो साउंड ट्रैवल करेगा ही नहीं, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं पाओगे. नंबर वन ये पता होना चाहिए. नंबर टू, यू शुड नो, बाय द वे, आपने बोला कि साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ओके, गुड, राइट, सही है. बट व्हाट इज अ वेव? वेव होता है. लेकिन वेव क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन in terms of physics what is a wave? Wave is a disturbance created in a medium. For example, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हम दो तीन एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वाटर का सरफेस है विच इज स्टिल, मतलब एट रेस्ट, उसके ऊपर एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया. जैसे ही स्टोन सरफेस पे जाएगा तो जो वाटर का सरफेस है वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा. तो वेव इज डिस्टर्बेंस. वेव इज डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम. So wave is a disturbance created in a medium. Okay. Wave is a disturbance created in a medium. कोई भी टाइप का अगर तुम वेव लोगे वो डिस्टर्बेंस ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. और वेव्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं. वी हैव सो मेनी थिंग्स हियर. ओ गुड. तो मैंने वाटर वेव का तो एग्जाम्पल दिया आपको. वाटर का सरफेस था, उसके ऊपर तुमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो स्टोन जैसे सरफेस पे गिरा तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ. उस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं वेव्स, वाटर वेव्स. ये एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच्ड है. स्ट्रेच्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. क्या बोलते हैं? स्ट्रेच स्ट्रिंग. अगर इसको मैंने बीच में खींच लिया होता और छोड़ दिया होता तो पता है क्या होता? ऐसा कुछ शेप बनता. बन रहा है शेप, दिख रहा है? यू सी देयर इज अ शेप, लूप जैसा कुछ बन रहा है. सो दिस इज आल्सो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम. ये भी वेव है. हाँ, ये ट्रांसवर्स वेव है. तो वेव अलग अलग टाइप का होता है. तो वी कैन क्रिएट डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम लाइक स्ट्रिंग मतलब वायर. वो वायर जो था, वो जो मीडियम है उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हो, मतलब वेव वहाँ से भी ट्रेवल कर सकता है. वेव वाटर के सरफेस से भी ट्रेवल कर सकता है. मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, क्योंकि बीच में मीडियम है एयर. तो जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच का जो मीडियम है एयर, इट इज गेटिंग डिस्टर्ब. तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग. तो वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम. एंड साउंड इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम to travel from one point to another. By the way, जिस वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स. क्या बोलते हैं उसको?
मैकेनिकल वेव्स, तो वेव्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वी विल गो थ्रू, वी विल इंट्रोड्यूस टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स। नंबर वन है मैकेनिकल वेव, मैंने अभी बताया। मैकेनिकल वेव इज अ वेव which requires a material medium to propagate from one point to another. A wave which requires a material medium, a wave which requires a material medium for its propagation, material medium for its propagation is known as mechanical wave, is known as mechanical wave। तो जो मैंने आपको दो तीन अभी एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल वाटर वेव का मैंने बताया, वाटर की सरफेस पे स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो उस वाटर की सरफेस पे, उस वाटर की सरफेस जो वेव बना वो मैकेनिकल वेव है क्या? यस, क्योंकि वहाँ पे मीडियम कौन है? वाटर। मैंने एक स्ट्रिंग दिया, उसको डिस्टर्ब किया, मतलब डिस्टर्बेंस मतलब वेव, तो उस स्ट्रिंग में से एक वेव पास हुआ, वो भी मैकेनिकल वेव है क्या? यस, क्योंकि वहाँ पे भी क्या रिक्वायर्ड था? मीडियम। उसके बाद साउंड, साउंड को जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या लगता है? मीडियम, मतलब कौन? एयर। तो साउंड भी क्या है? मैकेनिकल वेव है। तो एनी वेव, बी इट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो, अगर उसको प्रोपोगेशन के लिए, प्रोपोगेशन मतलब स्प्रेड होने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर एक मीडियम की जरूरत हो, तो सच वेव्स आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। तो भूलना मत, अ वेव विच रिक्वायर्स a material medium for its propagation is called as mechanical wave। दूसरा टाइप का वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नाम में ही है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बाय द वे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएम वेव्स। तो द वेव्स which are generated or which are produced due to vibrations of electric and magnetic field are known as electromagnetic waves। So the waves which are produced, the waves which are produced due to vibrations, due to vibrations of electric and magnetic fields, electric and magnetic fields are known as electromagnetic waves, are known as electromagnetic waves, are known as electromagnetic EM waves। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दे आर नॉन मैकेनिकल, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, सनलाइट सन से अर्थ तक आता है, सन और अर्थ के बीच में कुछ नहीं है, देयर इज वैक्यूम, फिर भी सनलाइट सन से अर्थ तक आ ही जाता है विदाउट एनी मीडियम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज सनलाइट और एनी लाइट, ये जो हमारे यहाँ पे जो हमने ट्यूबलाइट लगा के रखा है ना, वैसे ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, तो ये जो सोर्स है, ये जो लाइट जनरेट कर रहा है, ये कौन सा लाइट जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So electromagnetic waves are produced due to vibrations of electric and magnetic fields and they are non-mechanical wave। Non-mechanical wave का मतलब होता है कि उनको propagation के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। गुड। अब दिस इज इंटरेस्टिंग, हम डिटेल में इसको सीखेंगे, देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पता होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना तीन डायरेक्शन लेता हूँ, एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस है वाई और एक एक्सिस है जेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम में ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बस मतलब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और एक कौन सा कंपोनेंट है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दोनों है, और दोनों क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट। सो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
अब यहाँ पे 3 डायरेक्शन है, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस। अब याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब कौन से डायरेक्शन में वेव आगे जा रहा है, उसको बोलते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर एक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज एक्स एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज वाई एक्सिस। अगर वो जेड एक्सिस में जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज जेड एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होंगे। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर 2 एक्सिस है, कौन से, एक वाई एक जेड। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक्स को परपेंडिकुलर है, वाई को पैरेलल है। एक्स को परपेंडिकुलर, वाई को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन आपको ऐसा दिखेगा। So the plane of vibration of electric field, the plane of vibration of electric field कौन सा है, एक्स वाई। कौन सा है, कौन सा है, एक्स वाई। गुड। और मैंने अभी बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन था, एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कौन सी डायरेक्शन में है, वाई। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बचा कौन, जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन, मतलब कौन सा डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई से डिनोट करते हैं। तो रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा वेव, electromagnetic waves are produced due to vibrations of electric and magnetic field, and in such a wave electric field, magnetic field and direction of propagation are mutually perpendicular to each other। अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो मैंने अज्यूम कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कौन से प्लेन में है, एक्स वाई। मतलब किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को, किसको परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस को। राइट, गुड। ऐसा इमेजिन करो, बेटर ऑफ, बहुत इजी वे है इमेजिन करने का। माई लेफ्ट हैंड इज एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आर वाइब्रेटिंग इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ऊपर वाई है। तो दे आर वाइब्रेटिंग समथिंग लाइक दिस। गुड, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दैट। तो इधर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन, इधर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, और एक्स एक्सिस में वेव आगे जा रहा है। राइट, तो इन सच अ वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आता क्लियर, पक्का पक्का। एंड दिस इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब इसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है क्या, नहीं। मीडियम हुआ तो भी चलता है, नहीं हुआ तो भी चलता है। इट कैन पास थ्रू अ मीडियम और विदाउट मीडियम। तीसरे टाइप का वेव है मैटर वेव। कौन सा वेव, मैटर वेव। तो वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर नोन एज मैटर वेव्स। द वेव्स एसोसिएटेड, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बताता हूं मैं। द वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, associated with moving objects are known as matter waves, for example, अभी आप सब बैठे हो सामने, हो सकता है किसी का ध्यान नहीं है और मैंने उसको ध्यान दिलाने के लिए एक चौक का टुकड़ा मार के फेंका। वैसे चौक भी नहीं मेरे पास, पर इमेजिन ऐसा मार के फेंका, तो तुमको कैसा दिखेगा कि ऐसा जा रहा है ना। वो ऐसा नहीं जाता है, वो ऐसा 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 जाता है। तो ये जो ऐसा 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 जा रहा है,
तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसको बोलते हो मैटर वेव। तो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट विच इज़ कॉल्ड एज मैटर वेव। फिर हमको ऐसा दिखता क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं दिखता, उसके लिए 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तब तो रुकना पड़ेगा। तो बेसिकली वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है वेवलेंथ, 10⁻⁻40 मीटर के आसपास होता है। तो योर आइज और एनी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ऑन अर्थ एट दिस मोमेंट कैन नॉट डिटेक्ट डिस्टेंस ऑफ लेस देन 10⁻34 मीटर। तो बहुत छोटा वेवलेंथ होता है, तो हमको ऑब्जेक्ट दिखता है ऐसा कि वो ऐसा ही गया, हमको वो वेव नहीं दिखता, लेकिन इन रियलिटी इट मूव्स लाइक अ वेव। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन जिसको तुम पार्टिकल बोलते हो, वो पार्टिकल है ही नहीं, वो वेव है। इट इज़ नॉट अ पार्टिकल, इट इज़ अ वेव, कंडीशनल व्हेन इट इज़ इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये आपका केमिस्ट्री में ऑर्बिटल तक हुआ क्या? SPDF नहीं हो गया? तो ठीक है, जिनका हुआ उनको समझेगा, जिनका नहीं हुआ थोड़ा सा नहीं समझेगा, आगे जाके समझ में आ जाएगा। तो तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है, लेकिन मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है अराउंड द ऑर्बिट वो वेव होता है, राइट? द डिफरेंस इज पार्टिकल को तुम लोकेट कर सकते हो। मैं बोल सकता हूँ देखो उधर पार्टिकल है, बोल सकता हूँ। मैं वेव को थोड़ी बोल सकता हूँ यहाँ से वेव निकला, कहाँ है वेव? बोल सकता हूँ कि यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, नहीं बोल सकते ना। तो वेव का कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होता। इसके लिए फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि ये वेव कहाँ कहाँ हो सकता है, और वो प्रोबेबिलिटी होता है आपका ऑर्बिटल्स, SPDF। तो एनीवेज बाकी केमिस्ट्री में होगा, तब तक के लिए इतना सफिशिएंट है। तो बिफोर वी गो अहेड, बाय द वे, वेव्स को तुम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो। वेव्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है प्रोग्रेसिव वेव और एक होता है स्टेशनरी वेव। तो वेव्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू waves can be further classified into progressive. What do you mean by progressive? What is progressive? बढ़ते रहना। तो वेव्स भी दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा वेव जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता रहता है, उसको बोलते हो प्रोग्रेसिव। सो द वेव्स विच कंटिन्यूअसली ट्रैवल इन अ मीडियम दे आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स। और कुछ वेव्स ऐसे भी होते हैं, हाँ ऐसे भी वेव्स होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, जो ट्रैवल नहीं करते हैं, उनको बोलते हो स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स हम आगे देखेंगे, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। पर लेकिन इसका एग्जैक्ट डिफरेंस तुमको 12th में ही समझेगा जब आप चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा वेव्स का बेसिक बनेगा, एडवांस लेवल का जो एनालिसिस है वेव का वो 12th में आएगा। तो सो फार अभी पिछले 10-15 मिनट में सो फार वी हैव फर्स्ट डिफाइंड व्हाट इज साउंड। साउंड इज अ longitudinal wave which requires a medium to travel from one point to another. साउंड इज अ वेव तो बोल दिया, लेकिन वेव क्या यही पता नहीं तो कैसे चलेगा? तो व्हाट इज वेव? वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम, राइट? तो बहुत सारे टाइप के डिस्टर्बेंस देखे हमने। नंबर 1, अगर वाटर सरफेस होगा और उस पर तुमने एक स्टोन छोड़ दिया तो वाटर की सरफेस डिस्टर्ब होती है, उसको बोलते हो वाटर वेव्स। एक रस्सी था, एक एंड बांध दिया, दूसरा एंड अपने हाथ में रखा, उसको तुम ऊपर और नीचे जर्क दे रहे हो, राइट? तो उस मीडियम में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसको भी बोलते हो तुम वेव्स। सिर्फ उतना है कि वो है डिस्टर्बेंस ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। साउंड जब तुम बोलते हो, जब स्पीकर से आवाज़ आती है, जब मैं बोलता हूँ, तो जो मीडियम है एयर वो भी क्या होता है? डिस्टर्ब। इसलिए साउंड इज ऑल्सो अ वेव बिकॉज साउंड क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। फिर हमने देखा we can classify waves into 3 types. Number 1 is mechanical wave, a wave which requires a material medium for its propagation. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर मीडियम की जरूरत होगी तो उसको तुम बोलोगे मैकेनिकल वेव। दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are produced due to vibrations of electric and magnetic field, and in such case electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of प्रोपोगेशन, राइट? तो 3 डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, क्योंकि उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम हुआ तो भी जाएंगे, नहीं हुआ तो भी जाएंगे। फॉर्चुनेटली फॉर अस, अगर सनलाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बाय द वे, अगर वो नॉन मैकेनिकल वेव नहीं होता, मैकेनिकल होता, तो ना तुम होते ना मैं होता, क्योंकि सन का वेव मतलब हीट यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। यहाँ तक पहुँचता नहीं तो लाइफ सपोर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो कभी बनता ही नहीं। तो फिर फॉर्चुनेटली तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इवन एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी वजह से लाइफ स्टार्ट हुआ, क्योंकि सन का हीट यहाँ तक आया और यहाँ पे लाइफ बन सके वैसे कंडीशन हुए। एनीवेज, देन यू हैव थर्ड टाइप ऑफ वेव विच आर कॉल्ड एज मैटर वेव्स। मैटर वेव्स आर द वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, उसको बोलते हो मैटर वेव्स। वेव्स को तुम फर्दर क्लासिफाई करोगे प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव विच ट्रैवल्स, है ना, इट विच ट्रैवल्स कंटिन्यूसली इन अ गिवन मीडियम। और स्टेशनरी वेव होता है स्टैंडिंग वेव। द वेव्स विच डू नॉट ट्रैवल, वो ट्रैवल नहीं करते, वो अपनी जगह पे रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हो स्टैंडिंग वेव्स। देन वेव किसी भी टाइप का हो, वेव चाहे मैकेनिकल हो, वेव चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, या फिर वेव हो सकता है मैटर वेव हो, ये सारे टाइप के वेव्स, और वेव हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, कुछ भी हो। तो वेव कोई भी हो, देयर आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। किसी भी टाइप के वेव के साथ एसोसिएटेड कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो वी विल फर्स्ट सी कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। और याद रखना, ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, अगर ये बहुत बेसिक है और ये बेसिक्स नहीं पता होगा तो वेव और वेव से रिलेटेड हर एक चैप्टर गया, क्योंकि तुमको बेसिक्स नहीं पता। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक थिंग रिलेटेड टू वेव इज इट्स एम्पलीट्यूड। इसको नोट करते हैं ए से। डू यू हैव एनी रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज एम्पलीट्यूड? थोड़ा बहुत पता है व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव? नहीं पता? तो नहीं पता तो फिर यहाँ ध्यान दो। चलो एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये एक रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट मतलब एक दीवार है, वॉल है, सम वॉल। गुड। अब इस वॉल पे एक रस्सी बांध दिया। एक एंड मैंने वॉल पे बांध दिया, दूसरा एंड मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखा है, एंड आई विल मूव दिस फ्री एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो अगर मैं ऐसा अप एंड डाउन मूव करने लगा तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको तुम बोलते हो वेव, क्योंकि दिस इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। बट इफ यू नोटिस, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। बाय द वे इस पे आने से पहले, जब तक हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया नहीं, डिस्टरबेंस प्रोपोगेट किया नहीं, तब तक सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पे मीडियम कौन है? रस्सी, स्ट्रिंग। कौन है? स्ट्रिंग। कौन है? स्ट्रिंग। कौन है? स्ट्रिंग। और डेफिनेटली रस्सी मतलब स्ट्रिंग, रस्सी मतलब स्ट्रिंग किसी तो मटेरियल से बनेगा ना, तो उसके पार्टिकल्स होंगे कि नहीं मटेरियल के? यस और नो? यस। तो यू सी, जब तक हमने यहाँ से डिस्टरबेंस प्रोपोगेट किया नहीं, तब तक ये सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट पे है। किस पे है? और ये जो उनका रेस्ट का पोजीशन है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम। तो जब तक तुम डिस्टरबेंस प्रोपोगेट नहीं कर रहे हो, तो जो पार्टिकल्स का पोजीशन है, दैट पोजीशन हैज थ्री नेम्स, रेस्ट पोजीशन या फिर मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपने क्या किया? यू प्रोपोगेट डिस्टरबेंस, तुमने इस मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया। जब तुम इस मीडियम को डिस्टर्ब करते हो ना, तो एक स्ट्रक्चर, एक शेप बनता है। ऐसा एक कुछ शेप बना होगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ शेप बना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ। तो यहाँ बांधा है और मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ डिस्टरबेंस को। तो मैं रस्सी को, जो रस्सी का फ्री एंड था, उसको ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। तो जब मैं रस्सी के फ्री एंड को ऊपर नीचे मूव करूंगा, तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट हो रहा है। वेरी गुड, दे आर वाइब्रेटिंग। सो दे आर वाइब्रेटिंग। जो पार्टिकल पहले मीन पे था, अभी वो यहाँ पहुंच गया,
दूसरा पार्टिकल पहले मीन पे था, अभी वो यहाँ आ गया। ये वाला पार्टिकल जो पहले मीन पे था मतलब जब डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया था तो वो यहाँ आ गया। ये वाला पार्टिकल मान लेते हैं दिस इज सम पार्टिकल, ये पार्टिकल कहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ आ गया। तो जब एक डिस्टर्बेंस मतलब वेव प्रोपोगेट होता है तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, vibrate. So when a wave propagates or travels through a medium, the particles of the medium vibrate. अब जब वो वाइब्रेट हो रहे हैं इसका मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट। You see, these are the points of maximum displacement. These are the points of maximum displacement. From which position? मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से उसको बोलते हो एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? बाकी किसी को एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते, इसको एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते, इसको भी एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते, इसको भी एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते, लेकिन किसको बोलोगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, कहाँ से? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। Amplitude is the maximum displacement of the particle from its equilibrium position. It is a maximum displacement. Displacement का ऐसा यूनिट क्या था? डिस्प्लेसमेंट है वो, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? L⁻⁴ तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, तो ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। क्या आएगा? मीटर। क्या आएगा? मीटर। और डायमेंशंस क्या आएंगे? L1। तो एम्पलीट्यूड इज डिस्टेंस मतलब लेंथ मतलब L1। गुड, क्लियर यहाँ तक? पक्का? श्योर। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेवलेंथ। यू नो व्हाट इज वेवलेंथ? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड वेवलेंथ? ये भी लेंथ है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। यू नो व्हाट इज वेवलेंथ? व्हाट इज वेवलेंथ? The distance between two particles. The distance between two particles. किसी ने successive, yes. The distance between two successive particles. आगे क्या? Which are in the same state of oscillation. Vibration मतलब oscillation ही होता है। मुझे लगा तुम कुछ और बताओगे, तुम बोलोगे the distance between two successive crest or two successive trough is called as वेवलेंथ। तो चलो ठीक है, वो भी बता देता हूँ। वो डेफिनेशन भी सही है, ये भी सही है। तो मैंने अभी बताया आपको, ये एक रिजिड सपोर्ट था मतलब एक वॉल था, वॉल पे एक रस्सी बांधी, स्ट्रिंग बांधी, इसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पॉजिटिव साइड है ये, इसको बोलते हो क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? और ये जो है ये मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मतलब नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हो ट्रफ। ये कौन है? क्रेस्ट। तो और अगर इसको आगे कंटिन्यू किया होता, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, तो ये भी कौन बन गया? ट्रफ। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के 2-3 डेफिनेशन बनते हैं, उसमें से एक है द डिस्टेंस between two successive या कॉन्जुगेटिव, ये वर्ड लिखना कंपलसरी है, नहीं तो डेफिनेशन गलत है वो। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और
ट्रफ्स, और लिखना पड़ेगा, एंड नहीं लिख सकते। और एंड इन दोनों में डिफरेंस है। जब तुम बोलते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ। तो जब और बोलते हो इसका मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ। अगर तुमने एंड बोल दिया मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं चलेगा। और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। क्या बोलोगे इसको? वेवलेंथ इज नोन एज वेवलेंथ। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि ये भी क्या है? लेंथ है। क्या है ये एक डेफिनेशन है। दूसरा भी है, इफ यू सी, ये क्रेस्ट था, ये क्रेस्ट था। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, पॉजिटिव साइड पे, और ये भी जो पार्टिकल है वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। किस साइड पे? पॉजिटिव। ये पॉइंट कहाँ है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेकिन नेगेटिव साइड। ये भी कहाँ है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेकिन नेगेटिव साइड। तो इन दोनों पॉइंट्स को या इन दोनों पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। क्या होता है वो? सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन या फिर सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अब ये सेम स्टेट क्या समझ लो, क्योंकि आगे लगने वाला है, वापस आएगा आगे। सेम स्टेट, हम साथ साथ है, ये साथ साथ है। क्यों साथ साथ है? क्योंकि ये दोनों एक साथ ऊपर गए, नीचे भी एक साथ आएंगे, फिर नेगेटिव साइड पे भी एक साथ जाएंगे, फिर ऊपर वापस से एक साथ जाएंगे, फिर वापस पॉजिटिव साइड पे एक साथ जाएंगे। तो हम साथ साथ है, मतलब सेम स्टेट है। फिजिक्स इज नथिंग बट द रियल लाइफ। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों साथ साथ है। तो बोले हम साथ साथ है, मूवी भी है ना कोई? हाँ है, वेरी गुड। हाँ ओके, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी एक्टर बिकॉज आई एम फोकस्ड हियर ऑन फिजिक्स। आई डोंट वांट टू डाइवर्ट माई सेल्फ। हाँ, ये स्पेलिंग गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके गुड। तो एनीवेज, तो क्रेस्ट और क्रेस्ट के पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में होते हैं। ट्रफ और ट्रफ वाले भी सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में होते हैं। इसके लिए एक अल्टरनेट डेफिनेशन बनता है, द डिस्टेंस बिटवीन two particles which are in same state of oscillation, या वाइब्रेशन, एक ही बात है, is known as, अच्छा ये the distance between two which particles? Successive. The distance between two successive particles which are in same state of oscillation is known as, क्या बोलोगे इसको? wavelength. Good. Then you should know what is period है ना, अगला डेफिनेशन period. What is period of a wave? तो period of a wave define कैसे करोगे? The time taken by the particle of the medium to complete one oscillation is called as period. तो देखो ऐसा है, थोड़ा सा तुमको अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा। जब ये तुम ऐसा ड्रॉ कर रहे हो ना, क्रेस्ट ऑफ, तो ये एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम है। मतलब अभी जो पार्टिकल उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब एम्पलीट्यूड पे है, वो हमेशा वहाँ नहीं रहेगा, वो नीचे भी आएगा, वो यहाँ भी जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, फिर यहाँ भी आएगा, है ना? मतलब यू सी व्हाट इट इज डूइंग, ऑसिलेशन। तो इसको एक राउंड कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हो? पीरियड। सो पीरियड ऑफ अ वेव इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम through which the wave is propagating to complete one oscillation. तो ऑसिलेशन कौन कर रहा है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम, राइट? और उस मीडियम से क्या पास हो रहा है? वेव। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, राइट? मैं भी पीरियडिकली तुम्हारी तरफ देखता ही रहता हुआ, पीरियडिकली यहाँ फिर वहाँ, मोर और लेस आफ्टर सेम टाइम। तो ऐसा मत समझना कि मेरा ध्यान नहीं है। द टाइम टेकन, और मैंने तो बोला ही, जो गड़बड़ करेगा ना, गड़बड़ किया ना अगर, तो इधर खड़ा कर दूंगा, 5 मिनट बोलो, तो देखता हूँ मैं, फिर मैं उधर बैठ के हंसूंगा। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल
पार्टिकल ऑफ द मीडियम, क्योंकि पार्टिकल उसी मीडियम का होना चाहिए जिसमें से वेव प्रोपोगेट हो रहा है। नहीं तो दो रस्से थी, वेव एक रस जा रहा है, तुम दूसरे पार्टिकल के मीडियम को देख रहे हो, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। So the time taken by the particle of the medium through which the wave is propagating, through which the wave is propagating, wave is propagating to complete one oscillation, to complete one vibration or one oscillation, to complete one oscillation is known as period of wave, is known as period of wave. Simple है. So what is period of wave? The time taken by the particle of the medium to complete one oscillation is called as period of wave. सिर्फ उसमें मैंने through which the wave is propagating extra डाल दिया, just for the sake of clarity कि जिस मीडियम में से वेव जा रहा है उसी के पार्टिकल का वाइब्रेशन देखना है, किसी और मीडियम का मत देखना। हो सकता है दो वेव साइड बाय साइड जा रहे होंगे, तुम अगर एक पहले वेव के पीरियड की बात करो तो पहले वेव जिस मीडियम में से पास हो रहा है उसके पार्टिकल का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल मतलब द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल थ्रू विच द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इन शॉर्ट, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। हो गया? इसके पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। क्या पता होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग अलग अलग सिंबल से डिनोट करते हैं, कहीं पे इसको F बोलेंगे, कहीं पे इसको N बोलेंगे, डिपेंड करता है चैप्टर टू चैप्टर, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे F ये किसी और चीज़ के लिए यूज होता है, जैसे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में F मतलब क्या? फोकल लेंथ। क्या होता है वो? फोकल लेंथ। तो वहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी के लिए N यूज करना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी का नोटेशन चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन विच चैप्टर यू आर स्टडिंग। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो F नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि F इज रिजर्व फॉर फोकल लेंथ, तो आपको N यूज़ करना पड़ता है। कहीं पे तुम फ्रीक्वेंसी के लिए नू भी यूज़ करते हो, तो बाद में देखेंगे, बताया था मैंने, E इक्वल टू एच नू, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम of the medium through which the wave is propagating is called as frequency। अब ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन कर लेता हूँ मैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। मान लो एक मीडियम था, उसमें से एक वेव प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। क्या कर रहे हैं? ऐसा इमेजिन कर लो कि जो पार्टिकल था मीडियम का, उसको हाफ सेकेंड लगा। कितना सेकेंड? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो क्या है टाइम पीरियड? हाफ, मतलब 1/2, बराबर, करेक्ट। इमेजिन मैं पार्टिकल हूँ, मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, फिर वापस से अपनी जगह पे आया। मुझे एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? हाफ, 1/2। तो मैं एक सेकंड में कितने चक्कर लगाऊंगा? एक चक्कर को आधा सेकंड, तो एक सेकंड में कितने चक्कर? तो दैट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हुए, उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन कैसे करोगे? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस performed by the particle of the medium per unit time, performed by the particle of the medium per unit time of the medium per unit time is known as frequency, is known as frequency। और ये जो सारे बेसिक डेफिनेशंस है ना, ये आपको समझ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जाके वेव को इमेजिन करते आएगा इफ़ यू नो ऑल दिस पैरामीटर्स। अभी तो सिर्फ मैं बेसिक्स पे हूँ, थोड़ा सा जब हायर लेवल पे जाएगा, इसमें से एक भी चीज़ नहीं पता होगी तो तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, बिकॉज विदाउट दिस तुम इमेजिन ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में बोला क्या है। तो अभी मैं सिर्फ एक जस्ट इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन बना के देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का और एक डेफिनेशन है,
द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मतलब वन अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. तुमने बताया, मैंने नहीं बताया. मैंने आपको बोला कि मेरा टाइम पीरियड है हाफ सेकेंड. कितना है? हाफ. हाफ मतलब क्या? 1/2. 1/2. फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? आपने बोला 2. अगर मैं एक चक्कर के लिए आधा सेकेंड लगा रहा हूँ तो मैं एक सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा हूँ? 2. अगर मैं एक वाइब्रेशन के लिए 1/4 सेकेंड लगा रहा हूँ, 0.25, 1/4, है ना? एक राउंड कितने टाइम में हो गया? 0.25 सेकेंड में, मतलब 1/4 सेकेंड में. तो एक सेकेंड में कितने राउंड हो गए? राइट. तो व्हेन आई टेल यू दैट माय टाइम पीरियड इज हाफ, you tell me that your frequency is 2. When I say my time period is 1/4, you say your frequency is 4. When I say my time period is 1/8, you will say frequency is 8. Do you see the connection between frequency and time period? It is reciprocal. So frequency can also be defined as reciprocal of time period या फिर period. Period मतलब time period होता है. तो और the reciprocal of period मतलब time period of oscillation of a particle, the reciprocal of period of oscillation of a particle of the medium is known as frequency. Of the medium is known as frequency. And formula बन गया, 1/t is frequency. Therefore, what will be SI unit of frequency? हर्ट्ज, मतलब 1/second. इसको क्या बोलते हो? हर्ट्ज. और डायमेंशंस क्या आएंगे फ्रीक्वेंसी के? T-1. क्या आएगा? T-1. तो इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी मोशन यूनिट टाइम में खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. और ये हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं. मे बी आई डोंट नो सम ऑफ यू, शायद आप में से कुछ लोग आसपास के गांव में से ट्रैवल करते होंगे, आते और जाते होंगे, है ना? बहुत बार ऐसे लोगों को बोलते सुना होगा, अरे बस छूट गई, क्यों चिंता कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है. फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है मतलब हर एक घंटे में यहाँ से वहाँ जाने वाले बसेस बहुत ज़्यादा है. तो इफ़ फ्रॉम दिस सिटी टू दैट सिटी यू हैव 4 बसेस पर आवर, एक घंटे में 4, तो फ्रीक्वेंसी 4. 2 घंटे में 1, तो फ्रीक्वेंसी हाफ. तो ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है फ्रीक्वेंसी, विदाउट रियलाइजिंग यू आर टॉकिंग साइंस. एक यूनिट टाइम मतलब सेकंड नहीं होता. यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड, एक मिनट, एक आवर, एक दिन, ये सब जहाँ पे एक 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 लग जाए वो यूनिट होता है. तो इस केस में हम बात कर रहे हैं पर सेकंड की. एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी. मतलब 1/second इज हर्ट्ज. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव दैट यू हियर? ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. किलो मतलब 20,000. मतलब जो भी आप बात करते हो या मैं बात करता हूँ या जो स्पीकर साउंड जनरेट कर रहा है या जो म्यूजिक तुम सुनते हो, जो भी तुम इंसान सुन सकते हो, उसका फ्रीक्वेंसी आता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक. मतलब एयर के जो पार्टिकल्स है ना वो एक सेकेंड में 20 से लेके 20,000 टाइम भी वाइब्रेट होते हैं. 20,000 टाइम्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में 20,000 टाइम तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे. मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, मतलब मैंने एक चक्कर लगा लिया, मान लो 2 सेकंड में लगा लिया, तो तुम मेरा मोशन इमेजिन तो कर पा रहे हो. मैंने बोला अगर मैं एक सेकंड में 20,000 बार ये कर रहा हूँ, ढूंढते रह जाओगे, देखूंगा नहीं कहाँ गया. तो दैट्स व्हाट इज फ्रिक्वेंसी. तो वापस आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, कनेक्ट करते रहना पड़ेगा. क्या क्या सीखा? एम्पलीट्यूड सीखा क्या? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? You have to first recall what is amplitude. It is displacement, लेकिन it is maximum displacement of the particle of the medium from its mean position. The maximum displacement of the particle of the medium through which the wave is propagating from its mean position is called as amplitude. उसके बाद हमने देखा wavelength, the distance between two successive crests or two successive trough or the distance between two successive particles which are in the same state of oscillation or vibration is called as wavelength. फिर हमने क्या देखा? टाइम पीरियड मतलब पीरियड. What is period? The time taken by the particle of the medium to complete one oscillation is called as
टाइम पीरियड। फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट हुआ उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। अब अगला डेफिनेशन है, क्या है? डबल पीरियोडिसिटी। वेरी गुड। डबल पीरियोडिसिटी, डबल पीरियोडिसिटी ऑफ वेव्स। डबल पीरियोडिसिटी, अब पहले तो पीरियोडिक का मतलब पता होना चाहिए। पीरियोडिक दो दो मतलब होते हैं इसके। एक होता है व्हेन समथिंग रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको बोलते हो पीरियोडिक। क्या बोलते हैं? अब ये भी वर्ड तुम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हो। स्कूल में तो तुम इतना यूज करते थे, अगर स्कूल सपोज आपका सुबह 8 बजे का पहला लेक्चर है तो तुमने स्कूल की लाइफ में लेक्चर का भी लेक्चर बोला ही नहीं होगा, तुमने पीरियड बोला होगा, है ना? क्यों? क्योंकि फिक्स होता है ना, हर दिन सुबह 8 बजे मैथ्स होने वाला है, तो दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 24 घंटे के बाद तुमको वही करना है, इसलिए उसको पीरियड बोलते हैं, है ना? दैट इज नॉट पीरियड एक्चुअली, दैट इज योर क्लास लेक्चर। लेकिन वो चीज़ हर दिन सेम टाइम पे हो रही है, सो समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। So anything which repeats itself after equal interval of time is called as periodic। बराबर है ना? अभी वेव पीरियोडिक कैसे हुआ, तो यहाँ ध्यान दो। महाशय, आई डोंट वांट टू टेक योर नेम, आई डोंट वांट योर नेम टू गो इन रिकॉर्डिंग, है ना? इसके लिए यहाँ ध्यान दो। तो ऐसा है, व्हाट इज पीरियड? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट। मान लेते हैं पीरियड 2 सेकेंड है, कितना है? तो 2 सेकंड के बाद पार्टिकल वापस वहां आ गया, अगले 2 सेकंड के बाद फिर वहीं आ गया, अगले 2 सेकंड के बाद फिर भी वहीं आ गया, फिर 2 सेकंड के बाद वापस वहां आ गया, फिर 2 सेकंड के बाद वापस वहां आ गया। तो ये पीरियोडिक है क्या? यस, बिकॉज दिस मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस दिस मोशन इज पीरियोडिक। मैंने तुमको साइन और कोसाइन का पीरियड बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि साइन या कोसाइन का वैल्यू हर बार 2 पाई एंगल के बाद रिपीट होता है ना? हर बार 360, हर बार, क्योंकि सर्कल है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रायंगल को लेके इमेजिन करने ही नहीं। इमेजिन अ सर्कल, सर्कल में तुम सेम पॉइंट पे कितने एंगल के बाद पहुंचोगे? 260 मतलब 360 मतलब 2 पाई, बराबर, राइट? तो आफ्टर एवरी 2 पाई एंगल यू आर एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब साइन एंड कोसाइन दे आर पीरियोडिक, एंड देयर पीरियोडिक मतलब व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एंड कोसाइन? 2 पाई। हर बार 2 पाई के बाद सेम वैल्यू, राइट? तो वो भी पीरियोडिक है, वो पीरियोडिक फंक्शंस है। गुड। अब मैंने बोला डबली पीरियोडिक, डबल पीरियोडिसिटी। तो वेव का कैसा है ना, वेव जिस मीडियम से पास होता है उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, और उसके जो पार्टिकल्स है वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हर बार सेम टाइम के बाद वो वहीं जाएंगे, सो दे आर पीरियोडिक इन टाइम। लेकिन वेव इज ऑल्सो पीरियोडिक इन स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक इन स्पेस? देखो चलो बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक इन स्पेस। मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डमी लाइंस है। डमी मतलब रेफरेंस, मेरे रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर दिए, डमी ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग सम लाइंस, दीज आर लाइंस फॉर माय रेफरेंस। तो मैं ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, वेव के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस फॉर माय रेफरेंस। तो डमी लाइंस है। वेरी गुड, गुड। क्यों ड्रॉ किया समझेगा बाद में, बाद में समझेगा आपको व्हाई आई एम ड्रॉइंग दिस। ओके, तो अब इफ यू सी, मैं अगर ऐसा ड्रॉ करता हूं, ठीक है, गुड, हो गया मेरा काम। तो इसको भी बोल देंगे बाय बाय, ये भी बाय और बाय, राइट? डज दिस लुक लाइक अ वेव? यस। डू यू सी, यहाँ पे क्रेस्ट था और सम डिस्टेंस के बाद, और ये सम डिस्टेंस को क्या बोलते हो? वेवलेंथ। वापस से क्या आया? क्रेस्ट। फिर वापस से सम डिस्टेंस के बाद, मतलब उसी डिस्टेंस के बाद क्या आया? क्रेस्ट। फिर उसके बाद वापस सेम डिस्टेंस पे क्या आया? क्रेस्ट। तो यहाँ पे ये जो वेव का स्ट्रक्चर है, वेव का फॉर्म है, वो हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट कर रहा है क्या? यस। आफ्टर
equal distance you will see always see crest 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 crest, similarly trough 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 and trough. तो यहाँ पे after equal distance you will see that the structure of the wave, मतलब the form of the wave is repeating itself. तो यहाँ पे periodicity space में भी है, space मतलब distance में, location में. एक होता है periodicity in time, जहाँ पे हर बार इक्वल इंटरवल के बाद कोई चीज रिपीट हो रही होती है. एक होता है periodicity in space, जहाँ पे हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद चीज रिपीट हो रही होती है. तो वेव में तो दोनों ही हो रहा है. वेव में ऐसा हो रहा है कि नहीं, हर बार सेम डिस्टेंस पे क्रेस्ट आ रहा है कि नहीं? यस. और जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसके पार्टिकल हर बार इक्वल टाइम के बाद सेम जगह पे आ रहे हैं कि नहीं? यस. तो वेव क्या है? डबली पीरियोडिक. क्या है वो? डबली पीरियोडिक, राइट. तो वेव हैज डबल पीरियोडिसिटी. वेव हैज डबल पीरियोडिसिटी since it is periodic in time and in space. अभी मैं वो ज़्यादा डिटेल में लिखूंगा नहीं, वो नोट्स में दिया है. When something repeats itself after equal intervals of time, it is said to be periodic in time, and when something repeats itself after equal distances, it is said to be periodic in space. So wave has double periodicity since it is periodic in time as well as in space. अगला होगा वेलोसिटी. है क्या ऐसा? वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वही है, नथिंग न्यू. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे भी वही है. द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव per unit time is called as velocity. The ratio of distance upon time. So the distance covered by a wave per unit time is known as velocity. Is defined as velocity, is known as velocity. एक ही बात है. तो velocity is distance upon time. चलो velocity का फॉर्मूला भी बना लेते हैं. अब velocity का फॉर्मूला बहुत जगह पे तुमको मिलेगा, v इक्वल टू एन लैम्डा. देखा है कभी? नहीं, स्कूल में आना चाहिए था. नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं. तो velocity is v. What is the distance between one crest to another crest? वेवलेंथ, मतलब लैम्डा. है कि नहीं? गुड. अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना. यू हैव टू पे अटेंशन हियर वेरी केयरफुली. दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. मैंने जब बोला कि ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट. तो क्रेस्ट से स्टार्ट हुआ, क्रेस्ट पे गया, क्रेस्ट से स्टार्ट होकर ट्रफ पे गया, वापस क्रेस्ट पे आया. क्रेस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रेस्ट. इसको वन ऑसिलेशन बोलते हो क्या? और एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? तो यहां से यहां आया और वापस गया, तो कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड. क्या लगा? और टाइम पीरियड को कैपिटल टी लिखते हैं. क्या लिखते हैं? क्रेस्ट से कहां पे आया? ट्रफ से कहां गया? क्रेस्ट से कहां पे आया? ट्रफ से कहां गया? क्रेस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रेस्ट. तुम ऐसा इमेजिन करने की जगह पे ऐसा इमेजिन कर लो, राइट. मतलब एक वेवलेंथ कवर करने में कितना टाइम लगा? तो तुम ही तो बता रहे हो, मैंने कहाँ बोला? तुमने बोला. क्रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ट्रफ पे आया, वापस क्रेस्ट पे आया. क्रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ट्रफ पे आया, वापस क्रेस्ट पे गया. क्रेस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रेस्ट. वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ क्या? तो पीरियड, ये पीरियड हुआ कि नहीं? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड. तो पीरियड हुआ कि नहीं? तो पीरियड मतलब क्या? क्रेस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू. तो सिर्फ ऐसा इमेजिन कर लो ना, क्रेस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रेस्ट. ये टाइम पीरियड हुआ कि नहीं? मतलब एक वेवलेंथ कवर करने में वेव को कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड कितना लगता है? और टाइम पीरियड को क्या लिखते हो? कैपिटल टी. तो द डिस्टेंस टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट और टू कवर वन वेवलेंथ, सॉरी, द टाइम टेकन by the wave to cover a distance of one wavelength is time period. The time taken by the wave to cover one wavelength is time period. सही है. लेकिन do you see what is 1 upon time period?
फ्रिक्वेंसी, तो ये हो गया एन लैम्डा। क्या हो गया? एन लैम्डा। तो वी का फॉर्मूला क्या हो गया? एन लैम्डा। क्या हो गया? और वैसे भी डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो क्या है ये? मीटर पर सेकंड। तो याद रहेगा, याद रहेगा द टाइम, सॉरी अगेन सॉरी, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको? वेरी गुड, गुड। तो एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लग गया? टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस कितना है? लैम्डा अपॉन टाइम कितना है? कैपिटल टी। तो वी क्या हो गया? लैम्डा बाय कैपिटल टी, लेकिन वन अपॉन कैपिटल टी क्या होता है? एन। तो वी क्या बन गया? एन लैम्डा। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? ये 6 डेफिनेशंस, दिस 6 हो गया ना? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डबल पीरियोडिसिटी एंड वेलोसिटी। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डबल पीरियोडिसिटी, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद बीच में कुछ लिखा है, वो बीच में क्या लिखा है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उसके बाद में क्या लिखा है उसमें पहले आएंगे। उसके बाद में ऐसा लिखा है क्या? फेज एंड फेज डिफरेंस। अब दिस इज द फाउंडेशन ऑफ वेव्स। तुमको अगर ये पता होगा तो 11th का वेव्स का सॉर्टेड है, 12th भी सॉर्टेड है, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग भी सॉर्टेड है। अगर ये नहीं पता होगा, गए, समझ में नहीं आएगा क्या चल क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं। फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। तो पहले फेज क्या होता है वो पता होना चाहिए, फिर फेज डिफरेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। जब तुमको फेज और फेज डिफरेंस पता होगा तो तुमको पार्ट डिफरेंस अपने आप ही पता लग जाएगा। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे फेज की और फिर देखेंगे फेज डिफरेंस की। तो ऐसा है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये रिजिड सपोर्ट है, मतलब वॉल है। एक एंड बांध दिया वॉल पे, दूसरे एंड से मैं डिस्टरबेंस को प्रोपोगेट कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस को प्रोपोगेट कर रहा हूँ। गुड। तो ये क्या बन गया? वेव। क्या बन गया? इस पॉइंट को क्या बोला था तुमने? ट्रफ था क्या वो? ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। वेरी गुड, गुड। अब ऐसा है, ये क्रेस्ट है, सही है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी सही है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी सही है। मुझे बताओ इन तीनों क्रेस्ट में डिफरेंस क्या है? इन तीनों क्रेस्ट में डिफरेंस क्या है? ओह, क्या डिफरेंस है? एम्पलीट्यूड तो सेम ही है ना, वेव सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम है। पार्टिकल्स अलग अलग है वो तो ठीक है, वो छोड़ के वो तो अलग अलग पार्टिकल है। व्हाट इज द डिफरेंस? तो फेज ऑफ वेव को डिस्क्राइब करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने चीजों की? फेज ऑफ अ वेव कैन बी डिस्क्राइब बाय, फेज ऑफ अ वेव और अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब बाय, कैन बी डिस्क्राइब बाय, मैं बेटर बोलूंगा पार्टिकल। फेज ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब बाय नंबर वन displacement of the particle from mean position, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वो कितना दूर है वो। नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नंबर 2 क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नंबर 3, हाँ अभी आए, मैंने बोला तुमको कि इन तीनों क्रेस्ट में क्या डिफरेंस है। इफ यू सी, अभी थोड़ा अच्छे से इमेजिन करो, बहुत अच्छे से करो, थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से। ये तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? यस। और ये हम साथ साथ है क्या? यस। ये तीनों एक साथ ही ऊपर आते हैं, एक साथ ही नीचे जाते हैं, राइट? तो इनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम, क्योंकि ये मीन से एक साथ ऊपर गए थे, अभी ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, एम्पलीट्यूड पे है, अब कहाँ जाएंगे? नीचे। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? सेम। क्या सेम नहीं है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब वो सेम क्यों नहीं है? वेव स्टार्ट कहाँ से हुआ था? लेफ्ट से। कहाँ जा रहा है? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कहाँ जा रहा है? अब इमेजिन, तुमको मैंने थोड़ी देर पहले नोट्स दिए है ना, सबसे पहले नोट्स किसके पास पहुंचे?
जो आगे बैठे हैं, और जो पीछे बैठे हैं उनके पास नोट्स धीरे धीरे गए, है ना। तो व्हाट इज वेव? डिस्टर्बेंस। व्हाट इज वेव? तो जब मैं यहाँ से डिस्टर्बेंस भेज रहा था, सबसे पहले डिस्टर्बेंस इसके पास पहुंचा, इसको मैं नाम दे देता हूँ। अगली बार से इसको बोलूंगा पी, इसको बोल देता हूँ लेट अस से क्यू आर एस टी यू, कुछ नाम दे दिया, सम नेम। तो सबसे पहले डिस्टर्बेंस किसके पास पहुंचा था? जब पी के पास डिस्टर्बेंस पहुंचा, जस्ट पहुंचा, तो पी यहाँ नहीं था। पी कहाँ था? पी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। कहाँ था? तो पी पे जब वेव पहुंचा ना, वो पी वो यहाँ था। जैसे ही डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब भी तो करता है, तो इसने इसको डिस्टर्ब किया और ये ऊपर गया। गुड, राइट। तो ये ऊपर गया, मतलब इसका पहला ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। तब तक जो आर पॉइंट है, आर, वो कहाँ था? वो तो मीन पे ही था, मतलब उसका तो ऑसिलेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, राइट, करेक्ट। अब ये जो पी वाला पॉइंट था ना, पी इंपॉर्टेंट, ये पी वाला पॉइंट था ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे भी जाके आया, यहाँ पे आया, मतलब वापस कहाँ आया? तब जाके वेव यहाँ पहुंचा है, राइट। पक्का? श्योर? करेक्ट? 100%। अब दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, जाएंगे ना। तो P जब वापस क्रेस्ट पे पहुंचा, तो P का एक ऑक्सीजन ऑलरेडी खत्म हो गया, वो तो दूसरा ऑक्सीजन में है, लेकिन ये R का पहला ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ। नहीं नहीं समझा? वापस इमेजिन करो, वेव तुम कहाँ से कहाँ भेज रहे हो? कहाँ से कहाँ भेज रहे हो? लेफ्ट से राइट। वे मतलब डिस्टर्बेंस, तो पहले डिस्टर्बेंस किसके पास पहुंचा? पी कहाँ था तब तक? मीन। फिर पी जो है मीन से कहाँ गया? ऊपर। फिर कहाँ आया? नीचे। फिर वापस कहाँ आया? कहाँ आया? तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया ना उसका, मीन से ऊपर नीचे वापस मीन, एक हो गया क्या? हाँ, उसका एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब वेव कहाँ पहुंचा? आर। अब ये पी और आर वाले पॉइंट्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं क्या? हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? हाँ। डायरेक्शनल वेलोसिटी सेम है क्या? क्या सेम नहीं है? क्योंकि आर का पहला ही ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ, लेकिन पी का दूसरा है, राइट, करेक्ट। फिर ये अभी दोनों साथ में मोशन परफॉर्म करेंगे। जब तक वेव आगे गया, कहाँ आया? टी पे। कहाँ आया? सी नहीं, वो सी तो क्रेस्ट है, टी पे कहाँ आया? कहाँ आया? टी। टी का पहला ऑसिलेशन, आर का दूसरा ऑसिलेशन, और पी का तीसरा ऑसिलेशन। तो व्हाट इज नॉट सेम इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, बाकी सब सेम होता है। तो फेज ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम था, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम था, लेकिन क्या सेम नहीं था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो जब तुम बोलते हो फेज ऑफ अ पार्टिकल, मतलब तुम इन तीनों चीजों की बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है। तो ये जो तीन पार्टिकल्स है, अच्छे से सुनो। अब हमने वेवलेंथ डिफाइन करते वक्त एक डेफिनेशन और डाला था। क्या हुआ था? हमने the distance between two successive particles which are in the same state of oscillation। अब same state of oscillation का मतलब क्या होता है वो समझ लो। same state of oscillation का मतलब होता है displacement same, direction of velocity भी same, लेकिन oscillation का नंबर एक से डिफरेंस होना। एक पार्टिकल का एक चक्कर कंप्लीट हुआ तो दूसरे का दो हो गया, राइट, करेक्ट। तो सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है सेम डिस्प्लेसमेंट, direction velocity is also same, but the oscillation number differs by 1, differs by। अब last question before we go ahead, T, R और P, इनका डिस्प्लेसमेंट सेम है? यस, वेरी गुड। इनका डायरेक्शन वेलोसिटी सेम है? यस। तो मैं P से लेके T तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल सकता हूँ क्या? नो, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि इसका अगर पहला ऑसिलेशन है तो इसका तीसरा है, तो डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशन 1 है क्या? नहीं। तो डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशन कितना होना चाहिए? तब जाके उन दोनों पार्टिकल के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? वेवलेंथ। तो सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिफर्स बाय 1, याद रखना। इसलिए सक्सेसिव बोलना पड़ता है।
क्योंकि एक के बाद दूसरा अगर लोगे तो ही ऑसिलेशन का नंबर विल डिफर बाय यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब फेज ऑफ अ वेव और अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो फेज ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब बाय कौन से तीन? डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। आप क्या बार बार लिखेंगे क्या हम ऐसा? डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन देखो P का तो तीसरा ऑसिलेशन है और Q का तो कोई और है, R का तो कुछ और है, ऐसा लिखते हैं क्या बार बार? तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको एंगल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना आप, क्योंकि दिस इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। तो ऐसा है, अगर मुझे दो पार्टिकल्स का फेज बताना है, फेज, तो हम लोग इसके बाद से फेज को थ्योरेटिकल नहीं, इन टर्म्स ऑफ एंगल बताने वाले हैं। एंगल अच्छे से याद रखना। गुड। ये था पहला पार्टिकल। सारे पार्टिकल जब तक डिस्टरबेंस नहीं आया, सारे पार्टिकल कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? मीन पोजीशन मतलब जीरो एंगल। कितना एंगल? कितना? कितना? और ये जो पार्टिकल जब डिस्टरबेंस आया तो पहले मीन से कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर मतलब क्रेस्ट पे, मतलब क्रेस्ट पे, मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम। पॉजिटिव मैक्सिमम, तो मीन से पॉजिटिव मैक्सिमम, मीन से ये एंगल बनता है π/2। कितना बनता है? कितना बनता है? ये π/2 के बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल याद रखो, मीन से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तक, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तक एंगल कितना है? कितना है? कितना है? और वापस यहाँ पे आ गया, और कितना है? π/2। और कितना है? और कितना है? π/2। वेरी गुड। और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया तो कितना है? π/2। कितना है? π/2। और वापस मीन पे चला गया, और कितना है? π/2। कितना है? कितना है? तो 4 बार π/2 मतलब कितना? 2π। कितना? कितना? तो जब मैंने बोला कि एंगल इज जीरो मतलब फेज इज जीरो, अगर एंगल जीरो मतलब फेज जीरो, तो पार्टिकल कहाँ है? मीन पे। ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ क्या? नहीं, अभी होगा। मैंने बोला अगर फेज इज π/2, फेज इज, पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम। कौन सा एक्सट्रीम? पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट। और मैंने π/2 बोला तो उसका पहला ही ऑसिलेशन स्टार्ट है, अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो पहले में ही है, राइट। तो π/2 फेज होना मतलब डिस्प्लेसमेंट तुमने बता दिया, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला π/2 मतलब कहाँ है? कहाँ है? तुमने बोला कहाँ है? मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे, तो तुमने ये बता दिया, यस। और π/2 मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, अब कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नीचे। तो तुमने ये भी बता दिया कहाँ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बराबर। और मैंने बोला कि 0 से लेकर 2π के बीच में पहला ही ऑसिलेशन होता है। 0 से लेकर 2π के बीच में कितना? तो π/2 मतलब 0 से 2π के बीच में है क्या? यस। तो इसका ऑसिलेशन नंबर कौन सा है? 1। तो तुमने एक वैल्यू एंगल बता के सब बता दिया। क्या क्या बता दिया? π/2 मतलब कहाँ है वो? मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट, मतलब क्रेस्ट पे है। कहाँ जाएगा? नीचे, मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी बता दिया, राइट। और π/2 मतलब कौन सा ऑसिलेशन स्टार्ट है उसका? अभी तक पहले में ही है, पहला कंप्लीट नहीं हुआ। गुड। अगर मैंने बोला था एंगल इज पाई, कितना? कितना? तो पाई मतलब ऊपर जाके वापस कहाँ आया? मीन पे। मतलब पाई एंगल, तो पार्टिकल कहाँ पे है? मीन पे है। अब कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, राइट। और ऑसिलेशन नंबर अभी भी क्या है? 1 है। वेरी गुड। मैंने बोला 3π/2 है, 3π/2। तो पार्टिकल कहाँ है? नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। कहाँ पे है? नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तुमने डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया, तुम ये भी बता रहे हो कहाँ जा रहा है? ऊपर। और 3π/2 मतलब कौन सा ऑसिलेशन? पहला। अरे 3π/2 मतलब 270 होता है। एक ऑसिलेशन को 360 डिग्री लगती है। कितनी लगती है? 360, 360 मतलब 2π, 360 मतलब, तो 0 अगर बोला तो 360 कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। तो 0 मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन, π/2 मतलब 90 डिग्री मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन, 180 डिग्री मतलब पाई मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन, 270 मतलब 3π/2 मतलब
और 2 पाई मतलब पहला ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब दूसरा स्टार्ट होगा, अब दूसरा पक्का। तो 0 से 2 पाई मतलब कौन सा नंबर का ऑसिलेशन? 2 पाई से 4 पाई मतलब सेकेंड, 4 पाई से 6 पाई मतलब 6 पाई से 8 पाई मतलब 8 पाई से 10 पाई मतलब कितना? फिफ्थ। अभी ये सब नंबर याद रखना। पाई बाई 2, वेयर इज द पार्टिकल? मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वेयर इट विल गो? Down, right? Correct. What is the number of oscillation? 1. Pi, where is it? Mean, where it will go? Down, right? And oscillation number 1. 3 pi by 2, where is that? Negative maximum, कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा. What is the oscillation number? Still 1. 2 pi, एक राउंड खत्म. Where is it? Mean, कहाँ जाएगा? ऊपर, राइट? और सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है. 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 में आधा ऐड करो तो 2.5 होता है, 2.5 होता है 5 बाई 2, तो 5 पाई बाई 2, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इज 5 पाई बाई 2. वेयर इज द पार्टिकल? 2 पाई पे मीन पे आ गया था कि नहीं वापस? 2 पाई पे मीन पे पहुंच गया ना, एक चक्कर खत्म हो गया ना, अभी दूसरा चक्कर चालू हो रहा है ना. तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2. वेयर इज द पार्टिकल? पॉजिटिव मैक्सिमम, वेयर इट विल गो? लेकिन अब ऑक्सीजन नंबर क्या है? 2 है. क्या है? व्हाट इज 3 पाई? 3 पाई मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ पार्टिकल कहाँ है, कहाँ जाएगा? मीन पे, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब एक्सट्रीम पे था, पॉजिटिव साइड पे था, उसमें और पाई बाई 2 ऐड कर लिया, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई. कहाँ है पार्टिकल? मीन पे है. कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ. ऑक्सीजन नंबर क्या है उसका? सेकेंड है. क्या है? क्योंकि 3 पाई ये 2 पाई और 4 पाई के बीच में ही होता है. 3 पाई ये 2 पाई और 4 पाई के. वेरी गुड. व्हाट इज 3 पाई प्लस पाई बाई 2? 7 पाई बाई 2 है ना. 7 पाई बाई 2. कहाँ है पार्टिकल? नेगेटिव मैक्सिमम पे. कहाँ जाएगा? मीन की तरफ जाएगा. कौन सा ऑक्सीजन है? सेकेंड. 7 पाई बाई 2 मतलब 3.5 पाई, मतलब 2 और 4 के बीच में. 4 पाई, वेयर इज द पार्टिकल? मीन. 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, अभी कहाँ जाएगा? मतलब थर्ड ऑक्सीजन स्टार्ट करेगा, राइट? 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, वेयर इज द पार्टिकल? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. कहाँ जाएगा? वेरी गुड. एंड ऑक्सीजन नंबर इज नाउ 3. नाउ 3. तो अब वापस आ जाते हैं. जब मैं तुमको बोल रहा था कि फेज के लिए तुमको क्या बताना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट. क्या बताना पड़ेगा? और क्या बताना पड़ेगा? अब ऐसा कुछ नहीं बताना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ एक एंगल की वैल्यू बोलनी पड़ेगी. तो अभी मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका आंसर चाहिए. टी के लिए पाई बाई 2, टी जो पार्टिकल था उसका फेज एंगल पाई बाई 2 है, तो मुझे बताओ कि वो टी वाला पार्टिकल कहाँ है? कहाँ है? पाई बाई 2 कहाँ है? पॉजिटिव एक्सट्रीम, राइट? पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. कहाँ जाएगा? और ऑक्सीजन नंबर क्या है? 1. वेरी गुड. तो आर का क्या आएगा? एंगल माइनस नहीं. अगर इसका पहला ऑसिलेशन तो इसका दूसरा ऑसिलेशन है, तो माइनस तो नहीं होगा. दूसरा ऑसिलेशन है तो 3 पाई बाई 2 तो नीचे आएगा ना. 5 पाई बाई 2 कितना आएगा? 5 पाई बाई 2. इसका कितना आएगा? इधर 4 का डिफरेंस बता रहे हो, इधर 2 का बता रहे हो. 9 और फिर 13 पाई बाई 2 और फिर 17 पाई बाई 2. तो जब मैंने बोला कि पाई बाई 2 तो पॉजिटिव एक्सट्रीम इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, राइट? करेक्ट. मैंने जब बोला 5 पाई बाई 2 तो पॉजिटिव एक्सट्रीम इन इट्स 9 पाई बाई 2 पॉजिटिव एक्सट्रीम इन इट्स 9 बाई 2 मतलब 4.5. 4.5 ये 4 और 6 के बीच में होता है, तो 4 पाई और 6 पाई के बीच में मतलब थर्ड ऑसिलेशन. थर्ड ऑसिलेशन, सेकंड ऑसिलेशन
13 पाई बाई 2, 6.5, 6.5 और 6 और 8 के बीच में फोर्थ, बराबर 17 पाई बाई 2 फिफ्थ, 21 पाई बाई 2 सिक्स, वेरी गुड. अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट कॉल्ड एज वेवलेंथ. लेकिन तुम देखोगे ना, सक्सेसिव क्रेस्ट टू सक्सेसिव क्रेस्ट, इसका अगर तुम एंगल का डिफरेंस देखोगे, क्या देखोगे, करो तो माइनस करो तो इसको 9 पाई माइनस 5 पाई 4 पाई बाई 2 मतलब कितना, मतलब कितना, मतलब कितना. तो जो दो पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में होते हैं उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है. वेरी गुड. तो तुमको बोलने बोलने में मैंने फेज डिफरेंस ही बता दिया. फेज डिफरेंस इज अ डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन द टू पार्टिकल्स. माइनस किया ना तुमने, तो तुमने फेज को माइनस किया, मतलब फेज का डिफरेंस निकाला, उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस. पक्का समझा यहाँ तक, श्योर. तो अभी सो फार हमने आज स्टार्ट किया साउंड के इंट्रोडक्शन से, फिर देखा टाइप्स ऑफ वेव्स, फिर देखा हमने 7 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विच आर कॉमन फॉर एनी टाइप ऑफ वेव. नंबर 1 was amplitude, number 2 was wavelength, number 3 was period, number 4 was frequency, number 5 was probability, number 6 was velocity, number 7 and the most important phase and phase difference. phase describe करने के लिए 3 चीजें लगती है, displacement, direction of velocity and number of. लेकिन हम ये 3 की जगह पे एक एंगल बता के सब खत्म कर देंगे by telling if pi by 2 where is the particle positive maximum in its 3 pi by 2, negative maximum in its first oscillation 2 pi. मीन एक चक्कर खत्म, दूसरा स्टार्ट होगा. वेरी गुड. 4 pi अगेन मीन इट विल स्टार्ट इट्स थर्ड ऑसिलेशन, थर्ड नॉट सेकेंड, सेकेंड खत्म हो गया, तीसरा चालू होगा. 6 पाई, 3 खत्म हो गए, चौथा स्टार्ट होगा. द पार्टिकल इज एट मीन 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2. बाई 2 मीन नहीं होता है, पाई 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 मीन होता है, बाई 2 मीन नहीं होता है. बाई 2 एक्सट्रीम होता है, पाई बाई 2 राइट एक्सट्रीम, राइट, याद है ना. पाई बाई 2, फिर पाई मीन, फिर 3 पाई बाई 2 नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर 2 पाई मीन. वैल्यू बताओ, 5 पाई बाई 2. डू यू नोटिस, ये तो चीज है, ये तो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू ऑब्जर्व. 1 5 9 13 17. तो ये कौन, ये कौन, 3 11 15, 4 का डिफरेंस आ रहा है ना. पाई 5 पाई 9 पाई 13 17 21 25, इनका बीच वाला पॉइंट देख लो. अब पाई और 5 के 1 और 5 के बीच में 3, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 4. तो जब भी 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, अरे 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2 15 पाई बाई 2, ये सारे ट्रफ होते हैं, है ना, बराबर. पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 13 पाई बाई 2 17 पाई बाई 2, ये सारे क्रेस्ट होते हैं. और जिनके साथ सिर्फ पाई 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 होता है वो होता है मीन. पक्का याद रहेगा, पक्का. सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर.